तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये नेटवर्क है ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकल्स से मिलकर ये बना होता है, और ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है उसकी मेम्ब्रेन से। और ये जो होते हैं ऑर्गेनल्स, इनकी अपनी एक सेल मेम्ब्रेन जैसे होती है, उसी तरह से इनकी भी ऑर्गेनल्स की भी मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसमें कि लार्ज अमाउंट में प्रोटीन, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, इसी तरह से ये भी जो है प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। और ये सेल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये 30 से 40% तक जो है एरिया कवर अप सेल का कर लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ट्यूब एंड वेसिकल्स ये किस तरीके से दिखती हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप पिक्चर में, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो लोग लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सभी तक मेरी आवाज आ रही, एक बार कंफर्म कर दीजिए। सभी को नहीं आ रही या किसी एक जन को नहीं आ रही है, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो सभी को मेरी आवाज बराबर आ रही है। सो आप पिक्चर में देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, उसी मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर दो सरफेस आपको देखेंगे, एक फ्लैट सरफेस है और ये जो है ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ पर जो रफ दिख रहा है ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। सो ये राइबोसोम है। सो इसीलिए ये थोड़ा रफ दिख रहा है, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, इसके जो हिस्से हैं, ये यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, तो इनका जो है इसको स्मूथ सरफेस होने का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड के जैसी रचना दिख रही है, ये फोल्ड को सिस्टर्नी कहा जाता है। और इनके बीच में ये जो येलो कलर का भाग है, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, एक वाटरी जो है पानी जैसा लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड और साइटोसॉल का जो लिक्विड है वो अलग रहता है, ठीक। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है वो ये सेल मेम्ब्रेन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसको सिस्टर्नल स्पेस बोला जाता है, इनको सिस्टर्नी बोला जाता है, ये फोल्ड को, ठीक। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ। तो इन दोनों के अलग अलग काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग काम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग काम है, वो हम देखेंगे अभी। सो उसको जो ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स के अंदर का जो स्थान होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है, और उसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, जो कि पानी की तरह दिखने वाला एक पदार्थ होता है।
आगे हम इसमें देखेंगे राइबोसोम एंड द ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कई हिस्सों की बाहरी सतहों से बड़ी संख्या में सूक्ष्म दानेदार कण जुड़े होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। यहाँ ये मौजूद होते हैं और वहां पर रेटिकुलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये ग्रेन्यूल्स की तरह होने के कारण इसको ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर आगे जो है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं। जो राइबोसोम है उसकी हम अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ी सी उसकी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं और वे कोशिका में नए प्रोटीन अणुओं को संश्लेषित या सिंथेसिस करने का कार्य करते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में बाद में और चैप्टर 3 में इसकी चर्चा की गई है। एक शब्द है सिंथेसिस या संश्लेषित, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ये सेल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये कई बार ये शब्द आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, हिंदी में इसको संश्लेषित बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्योतिवा जी, आप बताएं जरा, एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बताइए, क्या समस्या आ रही है? मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली इससे क्या फ्लो टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था, सिंथेसिस शब्द जो है, कई बार सेल के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो शब्द आता है। तो ये क्या होता है सिंथेसिस? सिंथेसिस ऐसा होता है कि जैसे दो तीन अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे मिलके एक नया चीज बनाना, नया प्रोटीन बनाना। जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात होगी तो प्रोटीन जिन मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, उनको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके नए प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ये प्रोसेस सेल के अंदर राइबोसोम के द्वारा की जाती है। तो यहाँ इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखिए कि दो अलग अलग चीजों को मिला के बनाई गई नई चीज को जो है सिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर बात आती है कि प्रोटीन सिंथेसिस, तो मतलब नए प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, ये वहां पर सिंथेसिस का मीनिंग होगा। सो एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलर हमने देखा, ग्रेन्युलर मतलब जो दानेदार जहां भी इसके ऊपर मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उनको हमने ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ जिसमें कि राइबोसोम नहीं होते हैं, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सो एग्रेन्युलर रेटिकुलम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग में कोई राइबोसोम नहीं जुड़ा होता है, जिसमें कि ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसलिए इस भाग को एग्रेन्युलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड पदार्थों के सिंथेसिस और इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम द्वारा कोशिकाओं की अन्य प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम क्या होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम, यह शब्द उन एंजाइम का वर्णन करता है जो कोशिका की स्ट्रक्चर के भीतर काम करते हैं, विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जालीदार नेटवर्क जैसी संरचना वाला एक प्रमुख अंग है, तो इसके अंदर जो है ये इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम काम करते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम के, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो पहला इनका प्रकार है एंजाइम फॉर प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एंजाइम। सो इसमें है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, जिनको पीडीआई बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड के निर्माण और रीअरेंजमेंट को कैटेलाइज करने में या उत्प्रेरित करने में ये एंजाइम काम करता है। दूसरा है चेप्रोन्स, चेप्रोन बोला जाता है। सो ये प्रोटीन फोल्डिंग में सहायता करते हैं और गलत तरीके से फोल्ड किए गए प्रोटीन के एग्रीगेशन यानी एकत्रीकरण को रोकते हैं। तो गलत तरीके से फोल्ड किए गए प्रोटीन को जो है उनको इकट्ठा होने से ये रोकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने देखा पीडीआई एंजाइम, ये सब क्या है, इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो सेल के अंदर जालीदार रचना है या जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। वो एंजाइम के बारे में हम देख रहे हैं कि ये कौन कौन से एंजाइम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर काम करते हैं। सो पहले हेडिंग के अंदर हम देखते हैं तो प्रोटीन फोल्डिंग और जो है क्वालिटी कंट्रोल करने वाले एंजाइम, तो उनमें पहला है पीडीआई पीडीआई एंजाइम, जो कि प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज इसको बोला जाता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड के निर्माण और रीअरेंजमेंट को कैटालाइज या उत्प्रेरित करने में हेल्प करता है। दूसरा है चेप्रोन्स। सो ये क्या काम करता है, प्रोटीन फोल्डिंग में सहायता करते हैं और गलत तरीके से फोल्ड किए गए प्रोटीन के एकत्रीकरण को रोकते हैं। तीसरा है कैलनेक्सिन एंड कैलरेटिकुलिन। तो ये क्या करते हैं, कैलनेक्सिन या कैलनेक्सिन चक्र के माध्यम से, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें प्रोटीन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के फोल्डिंग और उसके गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल होते हैं। तो ये हो गए पहला टाइप ऑफ एंजाइम जिसमें कि प्रोटीन फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करते हैं। दूसरे तरह के एंजाइम होते हैं इसमें एंजाइम फॉर लिपिड एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे, इसमें है HMG CoA HMG कोलाइन रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या काम करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में एक महत्वपूर्ण कदम को कैटालाइज करने के लिए कैटालाइज करेगा या उत्प्रेरित करेगा इसके कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को। दूसरा है फॉस्फेटिडिल सेरिन सिंथेस। ये भी जो है फॉस्फोलिपिड, जब लिपिड के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो उसके सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है एसाइल ट्रांसफेरेज, ये ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में शामिल होता है। तो सिंथेसिस मैंने बता दिया था क्या होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड है,
और ग्लाइकोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, इन सब सिंथेसिस या इनसे तैयार करने वाले जो भी मॉलिक्यूल उनको बनाने के लिए ये अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। और आपको ये भी पता चल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम क्या क्या काम करेंगे। ट्राइग्लिसराइड भी चाहिए, फॉस्फोलिपिड भी चाहिए। जब आपने सेल मेम्ब्रेन देखा होगा तो सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग चीजें जुड़ी रहती हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये सब यहीं से यहाँ पे बनाया जाता है। तो दो तरह का हमने देख लिया। पहला हमने देखे ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करते हैं। दूसरे एंजाइम जो कि लिपिड और मेम्ब्रेन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम। सो डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम इसके अंदर होते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम। तो ये जेनोबायोटिक्स और दवाइयों के मेटाबॉलिज्म में शामिल होते हैं। दूसरा एंजाइम है इसमें है यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफेरेज UGTS। तो ये क्या करते हैं? विषाक्त पदार्थों में ग्लूकोरेनिक एसिड मिलाते हैं जिससे कि एक्सक्रीशन के लिए उनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। फिर है ग्लाइकोसिलेशन में शामिल एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोसिलेशन में शामिल होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये अभी एक आप ओवरव्यू देख लीजिए, बाद में फिर इनकी डिटेल आगे आएगी तो फिर आगे इनको और हम डिटेल में समझेंगे। सो ओलिगोसेकेरिल ट्रांसफेरेज OST ये क्या करते हैं? जो नवजात प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट चेन को जोड़ने में मदद करता है ये एंजाइम। सो जो नए नए प्रोटीन जो राइबोसोम के द्वारा बनते हैं उसमें अगर ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए, वो जोड़ने के लिए जो है ये OST एंजाइम काम करेगा। फिर है मेनोसिडेस और ग्लूकोसिडेस। ये एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन के दौरान शुगर रेसिड्यू को ट्रिम करने का काम करता है। अब पांचवें तरह के एंजाइम कौन से हैं? कैल्शियम होमियोस्टेसिस के लिए एंजाइम। तो इसमें है सरका, SERCA, सरका भी बोला जाता है इसको, और सरका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटपेज। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पंप करता है जिससे इसका कैल्शियम भंडारण का कार्य बना रहता है। तो ये हमने क्या देखे? ये देखे हमने इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम जो कि कहां पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। थोड़ा सा टफ है लेकिन धीरे धीरे समझेंगे तो आराम से, कई बार जब आप रिपीट उसको दोबारा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो एक मोटे तौर पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये कुछ कार्य आपको इससे समझ में आ गए। सो जो पहला कार्य हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होगा? उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा जहां पर राइबोसोम मौजूद होते हैं। दूसरा है प्रोटीन फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल करना। तो ये क्या करते हैं? जो ल्यूमेन में चेपरोन प्रोटीन जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, नए सिंथेसिस प्रोटीन के उचित फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, तीसरा काम क्या है? गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन को डिग्रेडेशन करना, यानी उनको खत्म करना। ठीक, चौथा कार्य हो गया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सो इसमें ग्लाइकोसिलेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन के साथ जुड़ना है ना, ये सब जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फिर अगला है ट्रांसपोर्टेशन। सो इसके अंदर से छोटी छोटी वेसिकल्स, गोल रचनाएं निकलती हैं। किसके अंदर से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से। तो उनको वेसिकल्स बोला जाता है।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती हैं और प्रोटीन को कहां पहुंचाती हैं, गोल्गी एपरेटस में आगे की प्रोसेस के लिए। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसका काम है लिपिड सिंथेसिस। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पर जो है एक और काम होता है, ग्लाइकोसिलेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ जोड़ना। सो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है। दूसरा क्या काम करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद एंजाइम, दवाइयां और हानिकारक जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको विषहरण करके नष्ट करने का काम करते हैं, जो कि खासकर कहां पर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन से अंग में होता है, आप मुझे लिखकर बताइए कहां पर किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम, जहां पे दवाइयों के साइड इफेक्ट निकाले जाते हैं। सभी लोग चैट में लिख के बताएं, डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले ऑर्गन का नाम बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आप ऑर्गन बताएंगे उसी ऑर्गन में सबसे ज्यादा मात्रा में ये मौजूद रहेंगे। वेरी गुड, निर्मला जी ने बहुत बढ़िया बताया, लीवर। लीवर में जो कफर सेल्स होती है ना, वो है वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन, हेपेटोसाइट सेल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। चलिए, तो जहां भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होगा वहां पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ, या फिर आप मोटे तौर पे देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां उन सेल्स के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर उनको डिटॉक्सिफिकेशन का काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो खासकर यहाँ पर जो बताया गया है कि लीवर की सेल्स में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है, इसका अगला फंक्शन है, ये हम देख रहे हैं किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पहला हमने देखा लिपिड सिंथेसिस, दूसरा देखा डिटॉक्सिफिकेशन, तीसरा इसमें है कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज, यानी कि कैल्शियम का भंडारण करना और उसको रिलीज करना। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और उनके रिलीज को नियंत्रित करता है, यानी कि कितनी जरूरत की मात्रा में कैल्शियम सेल को चाहिए, जैसे मांसपेशियों के संकुचन और डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन के समय जो सिग्नल चाहिए, सिग्नलिंग मार्गों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रैम्प्स जब आते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण आते हैं, तो उस जगह की जो सेल हैं उनके अंदर जो कैल्शियम आयन है, अगर वो डिस्टरबेंस हो जाए वहां पे कि जब जरूरत है तब ना निकले, तो या तो मांसपेशी सिकुड़ जाएगी, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, या डायलेट हो जाएगी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन को प्रॉपर सिग्नलिंग होना है कैल्शियम आयनों के थ्रू, तो वो अगर डिस्टरबेंस होगा तो वहां पर कैल्शियम डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि कैल्शियम को स्टोरेज करना एंड जितनी जरूरत है उतना जो है रिलीज करना। ठीक, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। फोर्थ फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो लीवर सेल्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा बॉडी में है तो लीवर की सेल क्या करती हैं, उसको किस चीज में कन्वर्ट करके स्टोर करके करती हैं, मुझे चैट में लिख के बताएं आप लोग। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान अगर बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज है, जरूरत से ज्यादा है, तो लीवर की सेल उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या करेंगे। वेरी गुड, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म
में खासकर जो है लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज रिलीज में भूमिका निभाता है। यानी कि उसको कंट्रोल करना, अगर ज्यादा है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करना, और अगर कम है तो उसको फिर जो है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना के फिर रिलीज भी करना। तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है। सो कुछ विशेष और कार्य भी हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। सो स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन इन डिफरेंट सेल टाइप्स, अलग अलग सेल टाइप्स में इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। तो पहला है मसल सेल्स। मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विशिष्ट रूप से जो मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन का भंडारण और रिलीज को नियंत्रित करता है, ये एक स्पेशलाइज इसका फंक्शन है। दूसरा हमने देखा हेपेटोसाइट सेल के अंदर जो है ये मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एंडोक्राइन सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉर्टिजोल और टेस्टोस्टेरोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हम देख रहे हैं इनका। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉर्टिजोल और टेस्टोस्टेरोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस यानी कि बनाने का काम करता है। कुछ डायनामिक इंटरेक्शन होती है दूसरे ऑर्गेनल के साथ, तो वो हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे जो ऑर्गेनल हैं उनके साथ इसका इंटरेक्शन होता है, तो वो किस लिए होता है और वो क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो इसको डायनामिक इंटरेक्शन बोला जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus ये क्या करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड को आगे संशोधन और छटाई के लिए गोल्गी ऑपरेटर्स तक पहुंचाता है। ठीक, इन दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus, ये प्रोटीन और लिपिड को आप बनाएगा और आगे उसमें क्या जोड़ के नया कुछ बनाना है वो गोल्गी ऑपरेटर्स में देखा जाएगा, उसकी पैकिंग वगैरह की जाएगी, फोल्डिंग वगैरह ध्यान दिया जाएगा, जो भी उसके फंक्शन है अभी हम गोल्गी ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच क्या इंटरेक्शन होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया संपर्क स्थल या कम्युनिकेशन, सो ये लिपिड स्थानांतरण और कैल्शियम सिग्नल इनकी सुविधा प्रदान करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों मिलके क्या करेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड कंपोजिशन को कंट्रोल करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उस पर कितनी मात्रा में लिपिड होना चाहिए, उस चीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर से। सो इसके कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर, वो हम देखते हैं क्या क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन या अनफोल्डेड प्रोटीन का संचय होमियोस्टेसिस को बहाल करने या एपोप्टोसिस शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। एपोप्टोसिस मतलब सेल अपने को खत्म करना शुरू कर देती है, उसकी डिटेल हम चैप्टर के एंड में अभी आगे सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। तो जो अनफोल्डेड प्रोटीन है जो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, ये एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने में मदद करता है जिससे कि सेल डेड हो सकती है। ओके, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसफंक्शन से जुड़ी हुई बीमारियां। तो इसमें है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग और हंटिंगटन रोग, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस से शामिल है। दूसरा इसमें है डायबिटीज। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
में किसी तरह का स्ट्रेस आएगा या उस पर ओवरलोड पड़ेगा या उसके अंदर प्रोटीन डिस्टरबेंस होंगे, तो ये पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन उत्पादन और सिक्रेशन को, इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन को ये प्रभावित करता है। अगली डिसीज इससे संबंधित हो सकती है, वो है कैंसर। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसिस, और अगर इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है तो उससे जो है ट्यूमर के डेवलपमेंट को एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे ट्यूमर और तेजी से ग्रो होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्यूलर होमियोस्टेसिस के लिए एक केंद्रीय केंद्र है, जो इसके आकार और कार्यों को संशोधित करके सेल की जरूरतों के अनुकूल होता है। यह इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म और प्रमुख बायोमॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आशुतोष जी बताइए। सर जी, आपने जो अभी बताया इसमें जो कैंसर सेल्स बढ़ता है वो चीज समझ में नहीं आई अभी लास्ट में जो आपने भी बताया। ये एक कारण हो सकता है ना। सो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किसी तरह का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कब होता है, या तो जरूरत से ज्यादा काम आ जाए, या उसके अंदर अनफोल्डेड प्रोटीन या डिसअरेंजमेंट हो जाए, तो वो उसको सपोर्ट कर देगा, उसको कैंसर सेल को बढ़ने में सपोर्ट कर देगा। ठीक है। तो क्या सर ये सेरोटोनिन लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी में तो इस तरीके की प्रॉब्लम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है? नहीं नहीं, सेरोटोनिन अलग चीज है। सेरोटोनिन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर हो गया ना, वो स्ट्रेस अलग है, ये स्ट्रेस अलग है। आप इसको दिमागी स्ट्रेस से मत जोड़िए। ये नहीं नहीं, जब, वो नहीं बोल रहे सर। हाँ एक्चुअली हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर एट मेडुला ज्यादा देते हैं कैंसर सेल्स में तो वो सेल्स बढ़ जाते हैं। नहीं, अभी इसके ऊपर तो कुछ खास देखना पड़ेगा कि सेरोटोनिन का और कैंसर का क्या रिलेशन है ना, वो देखना पड़ेगा। जी जी, है ना। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है, अगला टॉपिक है गोल्गी एपरिटस। धन्यवाद। ये है गोल्गी एपरिटस आपके सामने। सो एक बार थोड़ा पिक्चर से समझ लीजिए, फिर हम जो है इसकी डिटेल्स में देखेंगे। सो गोल्गी ऑपरेटस से वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो भी प्रोटीन की फोल्डिंग करके जो है आगे ये शिपिंग का काम भी करता है ये, है ना। जैसे एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को भेजना है, तो ये गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे शिपिंग का काम करेगा। इससे वेसिकल्स निकलेंगे, वो शिपिंग करके दूसरे ऑर्गेनल तक पहुंचा देंगे। तो इसका जो एरिया है, किन किन इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे। सो सिस्टर्नी है जो फोल्ड है, ल्यूमेन है, उसके अंदर का एरिया जो है ल्यूमेन कहलाता है। तो एक जगह से जो है रिसीव करेगा, रिसीव करके दूसरी तरफ से इसको शिपिंग करेगा, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, पैकेजिंग करनी है, उस तरीके से ये काम करेगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। गोल्गी ऑपरेटस, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, गोल्गी ऑपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत करीब से
जुड़ा हुआ है। ये अक्सर इसके करीब में ज्यादातर पाया जाता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है ना छोटा सा, उसमें आप देखिए तो गोल्गी ऑपरेटस के नजदीक में ये होता है। इसमें अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी झिल्लियां होती हैं। यह आमतौर पर न्यूक्लियस के एक तरफ स्थित थिन, फ्लैट और एनक्लोज्ड वेसिकल्स की 4 या अधिक परतों से ये बना होता है। यह एपरेटस सेक्रेटरी सेल्स यानी कि स्रावी कोशिकाओं में प्रमुख है, और यह जहां यह कोशिका के उस तरफ स्थित होता है जहां से सेक्रेटरी सब्सटेंस पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। हाँ, इसमें आपको क्लियर दिखेगा, ये पिक्चर आपके सामने है। तो पहली चीज ये कहां पर स्थित होता है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक, पहली चीज। दूसरा कहां पर होगा, ये नाभिक के एक तरफ स्थित होगा, ठीक। तीसरा, इसके अंदर सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। तो सेल के अंदर जहां भी सेक्रेटरी सब्सटेंस बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, तो उस तरफ ये ज्यादा मौजूद होगा। तो आप देखें कि सेक्रेटरी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ जहां से निकलेगा, जिन सेल्स के माध्यम से निकलेगा, उनमें ये ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। सो यहाँ पर लिखा है कि यह एपरेटस मतलब एक उपकरण भी बोलते हैं, उसका नाम है ये। तो यह एपरेटस सेक्रेटरी सेल्स कोशिकाओं में प्रमुख है, जहां यह कोशिका के उस तरफ स्थित होता है जहां से कि सेक्रेटरी सब्सटेंस बाहर निकलता है। तो बॉडी में सिक्रेशन कहां से निकलता है, कोई एग्जाम्पल बताइए आप। हमारी बॉडी में सिक्रेशन कहां कहां पर होता है, कुछ 1-2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। स्किन से होता है, बिल्कुल, वहां से पसीना वगैरह निकलता है। और कहां से सिक्रेशन होता है, सो बॉडी में जहां भी फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, ये आप समझ लीजिए, जहां से भी फ्लूइड निकलता है बॉडी से, वो सेक्रेटरी सेल्स वहां मौजूद होती है। जैसे म्यूकस निकलना है, इस तरीके से। नोज है, वेरी गुड। तो ये उन सेल्स में ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो जहां से भी सेक्रेटरी सब्सटेंस निकलता है, सेक्रेटरी सेल्स होती है, उन सेल्स में ये अधिक मात्रा में प्रमुखता से पाए जाते हैं। सो गोल्गी ऑपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि छोटे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स या ईआर वेसिकल्स भी कहा जाता है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगातार अलग होते रहते हैं और उसके तुरंत बाद ये गोल्गी ऑपरेटस के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स में फंसे पदार्थों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी ऑपरेटस में ले जाया जाता है। फिर परिवहन किए गए पदार्थों को गोल्गी ऑपरेटस में प्रोसेस किया जाता है, ताकि लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स और अन्य साइटोप्लाज्मिक घटक बन सकें। लाइसोसोम का फॉर्मेशन यहां पर होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। गोल्गी ऑपरेटस से लाइसोसोम बनता है, ये यहाँ पे लिखा है, जिसका जो है आगे के चैप्टर में डिटेल में है जानकारी। तो ये अभी के चैप्टर में इतनी ही जानकारी दी गई है। एक मिनट। तो जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है, मेरा कर्सर देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेसिकल्स हैं वो बनेंगी। तो ये यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस बना या लिपिड सिंथेसिस बना, वो यहाँ से आएगा।
ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में भरा जाएगा और यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। ये छोड़ के जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, सीधा ये जाएगा गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिसीविंग एरिया और एक होता है ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि वहां से बाहर निकलेगा। सो इसके अंदर आएगा तो प्रोटीन्स आर पैक्ड इन सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर ये जो है पैक करके प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर जो है जहां भी जरूरत पड़ेगी, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए। सो फर्स्ट है प्रोटीन आर पैक्ड इन सेक्रेटरी वेसिकल फॉर एक्सोसाइटोसिस, यहाँ से पैक करके। एक हो गया रिसीविंग एरिया, जहां पर यहाँ से वेसिकल्स को रिसीव करेंगे, यहाँ अंदर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद यहाँ से फिर दूसरी वेसिकल्स निकलेगी, ठीक। और यहाँ से जो है प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से पैक करके इन वेसिकल्स में भेज दिया जाएगा और ये वेसिकल्स जो है आगे जाएंगी और इनमें सीक्रेटेड प्रोटीन्स या जो भी चीज होती है, पहला काम। दूसरा, यहाँ पर जो है वेसिकल्स बिकम लाइसोसोम, तो दूसरा काम जो है वेसिकल्स जो है लाइसोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा होता है, ठीक। सो लाइसोसोम किस तरीके से काम करता है, जैसे ये लाइसोसोम बना, अब आप देखें तो लाइसोसोम किसी भी वायरस बैक्टीरिया को अपने अंदर कवर करेगा और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसको पचा देंगे या खत्म कर देंगे, जिसको फेगोसाइटोसिस सिस्टम भी बोला जाता है। तीसरा है यहाँ पर वेसिकल इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके डिस्चार्ज कर देंगे जो भी कचरा है, जो भी चीज सीक्रेट करनी है, वो यहाँ से डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर दो काम हो गए आपके, दो तीन काम है ना। प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करके पैक करके वेसिकल्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन पे भेजा जाएगा, जहां से ये जो भी सीक्रेट करना है या एक्स्ट्रा चीज बाहर निकल जाए। दूसरा काम हो गया लाइसोसोम को बनाना। लाइसोसोम क्या करेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का या जो भी डेड ऑर्गेनल्स हैं उनको खा के, या वायरस बैक्टीरिया एंटर हुआ या माइक्रोब एंटर हुआ, उसको अपने अंदर लेके उसको खत्म करके फिर जो है डिस्चार्ज कर देगा, कहां पर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देगा, ठीक। इस तरीके से ये काम होगा। सो यहाँ पर एक हो गई ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो ये देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे एक पूरा मैकेनिज्म बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। सो नेक्स्ट, अभी इतनी ही डिटेल है गोल्गी अपरेटस, इतने में आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगला टॉपिक है लाइसोसोम। सो अभी हम लाइसोसोम कंप्लीट करेंगे। गोल्गी एपरेटस सभी को समझ में आया? आप चैट में यस लिख दीजिए अगर सभी को समझ में आया। बाद में ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है। उसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो फिर जो है आगे नेक्स्ट क्लास के पहले जो 15 मिनट होते हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए, सो अभी हम नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में देखेंगे।
सो गाइटन लाइसोसोम के बारे में क्या कहती है वो हम अभी देखेंगे। सो लाइसोसोम, इसका डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पिक्चर आप देखें सेल के अंदर और लाइसोसोम देखेंगे तो ये यहाँ पर ये जो है राइबोसोम सॉरी लाइसोसोम मौजूद है। गोल्गी ऑपरेटस से ये फॉर्मेशन इसका होता है वेसिकल्स के माध्यम से, ये लाइसोसोम है। सो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सो लाइसोसोम डायग्राम 2-2 में दिखाया गया है, ये एक वेसिकुलर ऑर्गेनल है। वेसिकुलर यानी कि जो वेसिकल से मिलकर बना है या वेसिकल से बना है, ठीक, इसीलिए इसको वेसिकुलर ऑर्गेनल्स बोला जाता है, जो कि गोल्गी एपरेटस से अलग होकर बनते हैं और फिर पूरे साइटोप्लाज्म में यानी कि पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। लाइसोसोम एक इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अंतर कोशिकीय पाचन तंत्र प्रदान करते हैं, जो कि कोशिकाओं को जो क्षतिग्रस्त या डैमेज कोशिकीय संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनको और कोशिका द्वारा ग्रहण किए गए खाने वाले खाद्य कणों को और बैक्टीरिया जैसे अवांछित पदार्थों को पचाने की अनुमति देता है। ठीक, तो क्या क्या चीजों को ये डाइजेस्ट कर सकता है? सो डैमेज सेल्स या कोशिका द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य कणों को, या फिर जो है बैक्टीरिया जैसे अवांछित जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, उन पदार्थों को पचाने की ये अनुमति देता है। लाइसोसोम विभिन्न कोशिका प्रकारों में काफी भिन्न होता है, लेकिन यह आमतौर पर 250 से 750 नैनोमीटर इसका व्यास होता है और यह एक विशिष्ट यानी स्पेशलाइज्ड लिपिड बाइलेयर से घिरा होता है और 5 से 8 नैनोमीटर व्यास वाले बड़ी संख्या में छोटे कणों से ये भरा रहता है। इसके अंदर 5 to 8 नैनोमीटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि 40 से अधिक विभिन्न हाइड्रोलाइज यानी कि पाचन एंजाइमों के प्रोटीन के समूह होते हैं। लाइसोसोम का डायमीटर क्या है? 250 से 750 नैनोमीटर और इसके अंदर 5 से 8 नैनोमीटर के छोटे छोटे कण होते हैं। जो कण क्या होते हैं? जो कि 40 से अधिक अलग अलग तरह के हाइड्रोलाइज यानी कि पाचक एंजाइमों के प्रोटीन के समूह होते हैं। ठीक, तो 40 अलग अलग तरह के हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो किसी चीज को पचाने में या उसको खत्म करने में मदद करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जाता है या हाइड्रोलेज बोलेंगे, जो भी है, या हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं उस प्रोसेस को। सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक कार्बनिक यौगिक को 2 या अधिक भागों में विभाजित करने में सक्षम है, यानी कि जो 2 मॉलिक्यूल है उनको तोड़ने में मदद करते हैं। सो कार्बनिक यौगिक को 2 या अधिक भागों में विभाजित करने में सक्षम है, जिसमें पानी के अणु से हाइड्रोजन को यौगिक के एक भाग के साथ और पानी के अणु के हाइड्रोक्सिल भाग को यौगिक के दूसरे भाग के साथ संयोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है ये। उदाहरण के लिए है, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड बनाया जाता है और ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करके क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाने के लिए हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस आपको समझ में आएगा कि जैसे प्रोटीन जब टूटेगा तो किसमें बदलेगा? अमीनो एसिड में। ग्लाइकोजन जब टूटेगा यानी हाइड्रोलाइज होगा तो किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। और जब लिपिड जो है टूटेगा या हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो किसमें बदलेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक,
तो आमतौर पर लाइसोसोम के आसपास की जो मेम्ब्रेन है वह हाइड्रोलिटिक एंजाइमों को कोशिका में अन्य पदार्थों के संपर्क में आने से रोकती है। ये जो लाइसोसोम है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो दूसरे ऑर्गेनल्स से बचाती है उसको। अगर वो मेम्ब्रेन ना हो तो सेल के अंदर की सारी चीजों को पचा देगा। उसके अंदर ऐसे एंजाइम है जो सेल को खत्म कर देंगे या दूसरे ऑर्गेनल्स को डिसॉल्व कर देंगे। इसलिए वो जो मेम्ब्रेन है इसके आसपास की, तो लाइसोसोम के आसपास की जो मेम्ब्रेन है जो इससे बनी हुई है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों को कोशिका में अन्य पदार्थों के संपर्क में आने से रोकती है और इसीलिए उनकी पाचन क्रियाओं को ये रोकती है। हालांकि कोशिका की कुछ स्थितियां कुछ लाइसोसोम की झिल्लियों को तोड़ देती हैं जिससे कि पाचन एंजाइमों को मुक्त होने की अनुमति मिलती है। ये एंजाइम फिर कार्बनिक पदार्थों को विभाजित करते हैं जिनके साथ वे संपर्क में आते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड और ग्लूकोज जैसे छोटे अत्यधिक फैलने वाले पदार्थ। बाकी लाइसोसोम के कुछ स्पेशल कार्यों पर अध्याय, ये जो चैप्टर है इसमें बाद में जो है चर्चा की गई है। लाइसोसोम सभी को समझ में आया? आगे बढ़े फिर हम, या इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आपको बताई जाए? आप चैट में यस लिख दीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो एक तो इसमें है 40 तरह के जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो अलग अलग चीजों को तोड़ सकते हैं। तो ये जो तोड़ने का है काम, ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। किसी चीज को, ग्लाइकोजन को तोड़ना है या प्रोटीन को तोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पराक्सीसोम। चलिए पराक्सीसोम के बारे में देखते हैं, ये क्या है भाई। पराक्सीसोम शारीरिक रूप से यानी कि देखने में लाइसोसोम के जैसा होता है, लेकिन वे दो महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न होते हैं। सबसे पहले माना जाता है कि गोल्गी एपरेटस के बजाय स्वप्रतिकृति यानी कि शायद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग होकर बनते हैं। तो पराक्सीसोम के बारे में यहां पर इन्होंने कंफर्म नहीं कहा है। उनका कहना यह है कि शायद यह जो है ये गोल्गी ऑपरेटस की बजाय किससे बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनते हैं। दूसरा, उनमें हाइड्रोलेज के बजाय ऑक्सीडेज होते हैं। अब एक नई चीज आ गई, हाइड्रोलेज एंजाइम अलग हो गए, इसके अंदर क्या होंगे, ऑक्सीडेज एंजाइम होंगे या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये दो चीजें इसको अलग करती हैं और दिखते ये लाइसोसोम की तरह हैं, पर एंजाइम बदल जाते हैं। एक में हाइड्रोलेज एंजाइम है, इनमें ऑक्सीडेज एंजाइम है। सो कई ऑक्सीडेज ऑक्सीजन को विभिन्न इंट्रासेलुलर केमिकल से प्राप्त हाइड्रोजन आयंस के साथ जोड़ने में या संयोजित करने में सक्षम होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अत्यधिक ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ है
और इसका उपयोग कैटालेज के साथ किया जाता है, यानी किसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को एक्टिवेट करने में, जो कि पराक्सीसोम में बड़ी मात्रा में मौजूद एक अन्य ऑक्सीडेज एंजाइम है, जो कई पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए होता है, जो अन्यथा कोशिका के लिए जहरीले हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखें, एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति द्वारा पी जाने वाली शराब का लगभग आधा हिस्सा इस तरह से लीवर सेल्स के पराक्सीसोम द्वारा डिटॉक्सिफाई किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेज करके उसको जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। ये काम कौन करता है? पराक्सीसोम करता है। तो अभी के लिए इसमें इतनी डिटेल है, बाकी हम थोड़ी और डिटेल इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लाइसोसोम को जितना और ज्यादा समझेंगे उसकी और कोशिश करेंगे। बाकी के और आगे चैप्टर में जैसे जैसे आते जाएगा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पराक्सीसोम का फंक्शन देख लिया हमने, लाइसोसोम के बारे में देख लिया, गोल्गी एपरेटस के बारे में देखा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद सेक्रेटरी वेसिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और फिर जो है सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम जो है इसको आगे एक एक ऑर्गेनल्स को पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। ठीक है, सो आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। अब आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं।